Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajay sir. Today we will discuss about the class 12th mathematics. The chapter name is determinants. Okay, so the determinants we will discuss today. The topic is applications of determinants and matrices. Means आपने क्या करना है, determinants और matrices की applications के बारे में study करना है. ठीक है जी. तो इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, तो 12वीं क्लास का आपके पास मैथ्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.5 की तरफ जाने वाले हैं. हमने 4.4 में क्या पढ़ा है, 4.4 में हमने पढ़ा है कि एडजॉइंट क्या होता है, उसके बाद इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का. तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियोज़ लाऊंगा आप लोगों के लिए, पर पहले आज बात क्या करते हैं, आज बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. ठीक है जी, चलिए. In this section we shall discuss application of determinants and matrices for solving system of linear equations into R3 variables and for checking the consistency of the system of linear equations. इस लाइन का मतलब क्या है मैं बात करता हूँ. ठीक है जी. सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है जी, क्या करनी है जी, डिस्कस करनी है क्या, एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस क्या होता है, इस्तेमाल किसका, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्सेस का. ओके जी. क्या सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना आपने लीनियर इक्वेशंस को. किसको करना है जी, लीनियर इक्वेशंस को. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को. अच्छा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है ना जी, 2 और 3 वेरिएबल्स, 2 और 3 वेरिएबल्स. ओके. अब ये जो आपके पास बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है. लीनियर इक्वेशंस की अगर बात करें तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं 1 है. इट मीन्स आप अगर इस तरह से बात करोगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू में 0, तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास आपका जो इक्वेशन है वो लीनियर है. कैसे लीनियर है, बिकॉज एक्स की पावर, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनती है, वो बनती है आपके पास जो आपका वेरिएबल होता है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. यानी कि हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी 1, देन द इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. क्या बोलते हैं तब उसको आप, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. और लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री किसकी होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए. तो वहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन कौन से होंगे, ये एक्स आपका वेरिएबल है, वाई आपका वेरिएबल और z आपका वेरिएबल. इक्वल टू में क्या कर दिया, 0 कर दिया. तो मैं आपको बता दूं कि 3 क्या नाम है, और प्लस यहाँ पे ना मैं लिख लेता हूँ डी. ठीक है जी. अब यहाँ पे टर्म्स तो आपके पास 4 आ गई, 1 2 3 4 टर्म्स आ गई, और आपके पास इक्वल टू में 0 कर. जब आप इक्वल टू में 0 कर देते हो तो तब आपके पास वो इक्वेशन बनती है. अगर इक्वल टू 0 नहीं करते तो तब आपके पास वो क्या बनती है, पॉलिनोमियल बनता है. क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है. तो आपके पास यहाँ पे मैं बात करूँ वेरिएबल क्या है, वेरी का वेरी क्या होता है, VERY वेरी होता है चेंज, बट वेरी वर्ड से आपके पास वेरिएबल बनता है. वेरिएबल का मतलब होता है आपके पास क्या, कि आपके पास ऐसी क्या नाम है टर्म्स, ऐसी क्या नाम, कहीं ना कहीं कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फिर ऐसे कोई आपके पास कंसेप्ट, या फिर आप ऐसे नंबर, ऐसा डिजिट कह सकते हो, या फिर आप सिंपली आप कह सकते हो कि ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. जैसे कि आपके पास मैं बोलूँ कि ए से लेके आपके पास जेड तक जितने भी लेटर आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो वो वेरिएबल कहलाती है. जैसे कि मैं बात करूँ कि 3x, तो ये क्या है, यहाँ पे 3 जो है वो अलग चीज़ है और x जो है वो अलग चीज़ है. इट मीन्स ये है तो वेरिएबल, ये है तो वेरिएबल, बट यहाँ पे जो 3 है वो आप उसको आप कहलाओगे, क्या कहोगे आप, 3 को आप कहोगे कांस्टेंट. क्या कहोगे, कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है जी, फिक्स होता है. फिक्स का मतलब क्या होता है जी, सेम होता है. ठीक है. लेकिन जो आपके पास x है यहाँ पे, x मीन्स वेरिएबल, x क्या आपके पास वेरिएबल है. तो मैं आपको कह दूँ कि जो हम इक्वेशन हमने लिखी वो लिखी हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपके पास जो मेरा ए बी सी डी ये जो है ये कांस्टेंट टर्म्स है. ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स हैं.
ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये ए के साथ जो एक्स लगा है, बी के साथ वाई, सी के साथ जेड, ये क्या है, ये वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कौन कौन से आ गए आपके पास, एक्स वाई और जेड। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास आ गए वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ अभी, बात करता हूँ मैं किसकी, लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और किस तरह से वेरिएबल हमने गिने। अभी बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो डिग्री होगी, वो क्या होनी चाहिए, डिग्री शुड बी वन, डिग्री शुड बी वन, देन द इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। तब आपने क्या कहना है कि इक्वेशन कौन सी आपकी लीनियर है। तो देख लीजिए क्या एक्स की, अच्छा डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है जी, आपके पास हाईएस्ट पावर। ठीक है जी, तो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। देख लें आप किसकी, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसकी, वेरिएबल की। ठीक है जी, तो वेरिएबल की जब आपके पास हाईएस्ट पावर 1 होगी, इट मीन्स आपके पास डिग्री 1 है और वो वाली इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो आपके पास जैसे इधर देख रहे हैं आप, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, तो क्या एक्स की पावर कुछ है, नहीं है। तो कोई भी आपके पास वेरिएबल जिसकी पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर आप 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है जी, तो एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, वाई की पावर भी 1 है और जेड की पावर भी 1 है। इट मीन्स ये इक्वेशन जो है इसकी सभी वेरिएबल्स की पावर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास लीनियर इक्वेशन। क्या हुई ये, लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। जैसे कि मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है जिसमें आपके पास डिग्री जो होती है, जिसमें आपके पास क्या होती है, डिग्री जो होती है वो 2 होती है। क्या होती है, डिग्री जो होती है वो 2 होती है। यानी कि आपके पास जो हाईएस्ट पावर, यानी कि आपके पास जो हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। किसकी, लेकिन वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल की। तो बात करते हैं आपके पास कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर मैं लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे जो वेरिएबल x है, अच्छा यहाँ पे ना ये मैं y लिख लेता हूँ। ठीक है, ax² प्लस by प्लस c। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल कर दिए, ये क्या कर दिए, 2 वेरिएबल कर दिए। और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला कि जो एक वेरिएबल है x, उसकी सबसे हाईएस्ट पावर जो है, मतलब इधर x की पावर कितनी है 2, इधर y की पावर कितनी है 1। तो मैंने क्या देखना, हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसी के हाईएस्ट पावर के बेसिस पे उसकी डिग्री मैंने कंसिडर कर लेनी है कि उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है जी, चलिए तो अभी आप, मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अभी बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि 2 to 3 वेरिएबल तक तो बात हो गई हमारी, लेकिन उसके बाद बोला इन्होंने फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपके पास कंसिस्टेंसी है या नहीं है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, यही चीज़ बहुत कुछ बताती है आपको। कंसिस्टेंसी का मीन्स है कि आपके पास इसमें कंसिस्ट है कुछ या नहीं है। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है जी, कुछ पाया गया है या नहीं है, पाया जाना। क्या बोल रहे थे, स्टोर, हाँ, पाया जाना। ठीक है, तो आपके पास पाया जाना का मतलब क्या होता है जी, आपके पास पाया जाना मीन्स आपके पास कहीं ना कहीं कुछ इसमें, जैसे कि आपके पास अगर यूनिक सोल्यूशन है ना, आपके पास नो सोल्यूशन है, आपके पास क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन के बाद इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं। तो जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंसी है, ठीक है। जब आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंसी है, बट आपके पास नो सोल्यूशन होगा तो फिर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। समझ आ गई। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी जब आपके पास किसी भी लीनियर इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशन होगी, किसी भी टाइप की इक्वेशन, अगर उसमें आपके पास सॉल्यूशंस हैं तो मीन्स इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंस है। अगर आपके पास क्या नाम है, कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो इट मीन्स इक्वेशन जो है नॉट कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब अगर इफ़, क्या लिखेंगे, इफ़ इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशंस, इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशंस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ SOLUTIONS, सॉल्यूशंस, देयरफॉर द इक्वेशन इज नोन एज कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। इफ नो सॉल्यूशन, इफ
नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मीन्स अब कोई सोल्यूशन नहीं है अगर इक्वेशन में, तो देयरफॉर दी इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने पकड़ी, चाहे वो लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या किसी भी टाइप की इक्वेशन है, तो तब आपके पास इक्वेशन हैज़ नो कंसिस्टेंसी, हैज़ नो कंसिस्टेंसी। इट मीन्स आपके पास इनकंसिस्टेंट है। इट मीन्स क्या हुआ, दैट इज इक्वेशन जो है वो क्या है आपके पास, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है। आपको ये कंसेप्ट हमने 10th में भी पढ़ाया था, ठीक है जी। तो वहाँ पे शर्तें थी कुछ कि आपके पास ए क्या है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट मीन्स द इक्वेशन इज़ हैविंग द कंसिस्टेंट एंड द सोल्यूशन इज़ यूनिक सोल्यूशन, है ना। चलिए, तो कंसिस्टेंट सिस्टम में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, जो कंसिस्टेंट सिस्टम है, डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कंसिस्टेंट सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन वन और मोर एग्जिस्टेंस। क्या बोला, ये पॉइंट याद रख लेना। क्या पॉइंट है आपके पास, कि आपके पास बोलता है, क्या बोल रहा है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक ऐसा इक्वेशन का सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, उसको आप कंसिस्टेंट कहेंगे अगर इसका सोल्यूशन जो है वन या मोर एग्जिस्ट करता है, कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा सोल्यूशन होना चाहिए। तो मैंने वही चीज़ जो आपको बताई पहले कि आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास सोल्यूशन है, अगर एक इक्वेशन है जिसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल रहा है, या तो यूनिक सोल्यूशन, या तो वन सोल्यूशन, या तो इनफिनाइट सोल्यूशन, इट मीन्स द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो वही बात इसने इधर भी बताई कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम, या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर इस इक्वेशन में सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास वो इक्वेशन आपके पास क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। समझ आ रही है, इट मीन्स द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, अभी बात करते हैं हम, देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम पढ़ना था हमने, क्या पढ़ना था, हमने पढ़ना था कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। इट मीन्स क्या बोलते हैं, solution has, if solution exists, क्या बोलोगे, solution exists, it means कम से कम वन और मोर सोल्यूशन है आपके पास। समझ आ रही है इक्वेशन का, मोर सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। समझ आई यहाँ तक, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलोगे आप बोलोगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अब सोल्यूशन कोई भी नहीं है, यानी कि नो सोल्यूशन, नो, गुड मॉर्निंग, नो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। समझ आई, इनकंसिस्टेंट सिस्टम पता चल गया। अभी जो है, अभी बता रहा है अगला टॉपिक जो है आपका, वो बता रहा है कि नोट में, इन दिस चैप्टर वी रिस्ट्रिक्ट और सेल्वेज टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सोल्यूशन ओनली। हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ेंगे, यूनिक सोल्यूशन के बारे में। कौन से सोल्यूशन के बारे में, यूनिक सोल्यूशन के बारे में। यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास शर्त क्या होती थी, इसमें हमने क्या पढ़ना है, यूनिक सोल्यूशन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं हमने, यूनिक सोल्यूशंस पढ़ने हैं। हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब आपके पास दो इक्वेशन दी गई होंगी और वहाँ पे अगर आपके पास क्या हो रहा है, A1 अपान B1, A1 अपान A2 is not equal to B1 upon B2, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2।
अगर आपके पास A1 इज अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो देयरफॉर आपके पास यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। याद रहेगा, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ इसको कि आपके पास मुझसे कटिंग होगी, ये A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब आपके पास क्या होता था, तब आपके पास यूनिक सोल्यूशन होता था। जो आपके पास ग्राफ की लाइंस होती थी इक्वेशन की, वो क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी एट ओनली वन पॉइंट पे, है ना जी। यही चीज़ थी कि आपके पास ये चीज़ होती थी। अब अगला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है कि अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या करोगे, मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, इनवर्स इस्तेमाल करोगे और आप सिस्टम ऑफ ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करोगे। मींस आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम निकालने हैं। इट मींस दिखाना है कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम है या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी। Let us express the system of linear equations as matrix equation and solve them using inverse of the coefficient matrix। अब आपके पास क्या करना है, हमने कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स इक्वेशन में और उनको सॉल्व करना है इनवर्स ऑफ ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी। हमने क्या करना है, लेट कर देना। क्या कर देना है, लेट कर देते हैं कि आपके पास लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो क्या है आपके पास A1 x, ठीक है, प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1। इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास आप देख रहे हैं एक इक्वेशन आपने लीनियर इक्वेशन बनाई है जिसमें वेरिएबल कितने रखे हैं आपने, 1 2 3 वेरिएबल है। ठीक है जी, एक्स वाई जेड ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है जी, ओके, समझ आ रही है कि, चलिए सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2। सिमिलर थिंग है जो आपके पास आपने पास्ट में क्लास 10th में पढ़ी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। क्या हो जाएगा आपके पास, ये D3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, लेट कर देना है। क्या कर देना है, लेट। ये इक्वेशंस तो बन गई आपके पास, हमने लेट कर दी, बट इसके बाद क्या करेंगे, ए मानेंगे, ए इज इक्वल टू में मैट्रिक्स बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, आपने जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक ए मैट्रिक्स में रखना है। जो कांस्टेंट टर्म्स है वो किस में रखना है, ए मैट्रिक्स में। जैसे कि आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास A1 B1 C1 है ना, तो इनको क्या करोगे, ऐसे रखोगे। इक्वल टू के पहले वाली जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपने ए मैट्रिक्स में रखा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, फिर उसके बाद जो वेरिएबल है आपके, वेरिएबल क्या क्या लिया आपने, x लिया, y लिया और z लिया। तो उसको क्या करोगे, आपने x को लेट कर देना है, x को लेट कर देना है वेरिएबल को कॉलम वाइज लिखते हुए, जैसे कि x y z। ओके जी। अब क्या हो जाएगा, एंड b को लेट कर दीजिए, b को लेट कर दीजिए। b को क्या लेट करोगे आप, जो आपका कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या है, D1 D2 D3। तो क्या हो जाएगा आपके पास, D1 D2 D3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इस इक्वेशंस को आप किस तरह से लिख सकते हो, ये इस तरह से लिख सकते हो, विच इम्प्लाइज, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि a इंटू एक्स इजक्वल टू में b, a इंटू एक्स इजक्वल टू में b। ओके, यानी कि आप इसको बड़े इजली लिख सकते हैं। किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि आपका a इंटू, आपने लिखना है क्या, आपने लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू में b, ये लिखना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये आ गया A आपका,
इनटू में एक्स लिखना है तो एक्स की वैल्यू क्या डाली थी अभी हमने, एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल टू में बी, तो बी की वैल्यू क्या डाली थी हमने, D1 D2 D3, गॉट इट। चलिए अब हमने क्या करना है, इफ़ एज आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्टेंस। देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मानना है कि ए जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है केस 1 में। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो आपके पास आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते, बिकॉज आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का तभी पता चलता है जब आप उसका डिटर्मिनेंट जो होता है नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो केस 1 किसकी बात करेंगे, केस 1 की बात करेंगे। केस 1 में क्या हो जाएगा आपके पास कि इफ़ ए, यानी कि ए जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स वाला जो आपके पास कहीं ना कहीं एक मैट्रिक्स बना हुआ है, ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन क्या हो जाएगा, इट्स इनवर्स, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्टेंस, तब इसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, ए एक्स इजक्वल टू क्या, बी, ए एक्स इजक्वल टू क्या, बी। हमने पिछले क्वेश्चंस में करा था, जब हमने इनवर्स निकालना होता था, क्या करना होता था, इनवर्स निकालना होता था, हम इक्वेशन के साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ए इनवर्स को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए एक्स के साथ इजक्वल टू में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू में एक्स अलग हो जाएगा इजक्वल टू में आपके पास ए इनवर्स ऑफ बी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको पता फार्मूला पता है कि ए इनवर्स इंटू ए करोगे तो आपके पास आई के बराबर होता है, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एक्स, क्या हो जाएगा, आई एक्स। ए इनवर्स ऑफ ए की जगह आई लिखेंगे और आपके पास ये जो एक्स है ये ऐसे लिख देंगे, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स ऑफ बी एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि आई इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही बन जाएगा, क्योंकि आई को मल्टीप्लाई आप जब किसी के साथ भी करते हो तो वो वही बन जाता है, जैसे 1 3 3 ही बन जाएगा। तो आई इंटू एक्स मीन्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ए इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा क्लियर। तो आपके पास जब x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी आया तो इससे ये पता चलता है कि दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सोल्यूशन। आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको, यहाँ से ये पता चला कि आपके पास इस तरह का जो आपके पास ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये बता रही है कि यूनिक सोल्यूशन है। क्या बताओगे, दिस लिखोगे कि दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हुई है, मैट्रिक्स की इक्वेशन हुई। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन देती है, यूनिक सोल्यूशन देती है, ठीक है जी, फॉर द गिवन सिस्टम, किसके लिए, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज, क्यों देती है, क्योंकि आपके पास जो इनवर्स है ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ यूनिक। क्योंकि आपके पास जो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है। ये जो मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। तो दिस मेथड इज नोन एज, दिस मेथड याद रख लेना, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड हुआ ये, मैट्रिक्स मेथड हुआ, ओके। चलिए अब केस सेकंड में बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केस सेकंड में ही तो समझने वाली बात है।
केस सेकंड में ही तो समझने वाली बात है। हमने देखा कि केस वन में अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है तो तब आपका इन्वर्स इसका निकाल सकते हैं, ठीक है जी, और तभी जाके ये यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन इफ़ कहता है इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर केस वन में, केस टू में हमने देखना है कि इफ़ ए यानी कि मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है आपके पास, है सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देयरफॉर आपके पास पता है सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो इन दिस केस हम क्या कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या करेंगे हम, वी कैलकुलेट, देयरफॉर वी कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। इफ़ क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, इफ़ एडजॉइंट ए इंटू बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो आता है, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता है तो जीरो मीन्स ओ, और ओ का मतलब क्या है, ओ बीइंग जीरो मैट्रिक्स है ना, ओ क्या होता है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स होता है, देन द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तब आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, एग्जिस्ट। यहाँ तक क्लियर है। एंड उसके बाद एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड, तब आपके पास इक्वेशन का सिस्टम जो है उसको क्या कहेंगे आप, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे, TENT, ठीक है जी, INCON कन SASIS TENT टेंट, ठीक है जी, इनकंसिस्टेंट याद रहेगा। तो क्या कहा हमने कहा कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ओ, अगर जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा है तो तब आपके पास सोल्यूशन जो होगा उसमें नहीं आएगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप इनकंसिस्टेंट कहेंगे। लेकिन बात ये है कि अगर एक और शर्त है कि इफ़ एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू ओ, यानी कि जीरो मैट्रिक्स बन जाता है, क्या बन जाता है, जीरो मैट्रिक्स बन जाता है, देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट। देयरफॉर क्या लिखोगे आप, देन जो सिस्टम होगा आपके पास, देन जो आपके पास सिस्टम होगा इक्वेशंस का, सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट, क्या होगा वो, कंसिस्टेंट होगा, या फिर आपके पास इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू। अब ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा जब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करोगे, अगर वो ओ के बराबर आ रहा है तब आपके पास कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या फिर आपके पास नो सॉल्यूशन, या क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास सिस्टम में नो सॉल्यूशन है तो आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर आपके पास सिस्टम में इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो तब आपके पास ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास बात करते हैं कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर आपके टेक्स्ट बुक की 16 है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपके पास कि सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट इज 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7, ठीक है। ये कुछ बोला हुआ है इसने, क्या बोला हुआ, इसने बोला है कि सॉल्व द
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको सॉल्व करना आपने। और आपके पास क्या है, आपके पास है 2x प्लस 5y इजक्वल टू 1 और दिया हुआ है 3x प्लस 2y इजक्वल टू 7। ठीक है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपने किस भी फॉर्म में लिखना है, ax लिखोगे इन द फॉर्म कौन सी फॉर्म में, ax इजक्वल टू में b। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेयर लिखोगे कि a की वैल्यू क्या है, तो a इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा आपका x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 5, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 2, तो ये आ गया आपके पास a। ठीक है, x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा आपके पास, x बन जाएगा आपके पास चलिए x बन जाएगा आपके पास, वेरिएबल कौन कौन सा है, x और y है। ठीक है, तो यही आपके पास x और y, x बन जाएगा। एंड आपके पास जो b बन जाएगा, b क्या है आपके पास, b है इक्वल टू क्या है, 1 और 7 है ना, तो कौन सा टर्म क्या आ गया आपके पास, 1 और 7, तो ये आ गया जी आपके पास। ठीक है तो जब भी आपने क्या करना है, ये निकालना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट को चेक करना पड़ता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, बात करते हैं। तो ए क्या है, ए था आपके पास 2 5 3 2, अभी आपने निकाला, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ार 4, बीच में माइनस आता है, और 3 5 ज़ार 15। ठीक है, इक्वल टू में -15 प्लस का 4, तो माइनस का 11 हो जाएगा, जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स वो क्या हुआ, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, याद रख लेना, UNIQUE यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि हम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे इधर, और किस तरह से निकालेंगे, वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड से निकालेंगे, जिसको आप कहीं ना कहीं क्या नाम है, कौन सा मेथड बोलेंगे, जिसको आप बोलेंगे मैट्रिक्स मेथड। ठीक है जी, और क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कंफर्म कर दिया और बता दिया कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इसका। ये जब हमने सारा कुछ बता दिया, अब इसके बाद क्या है कि ए इनवर्स निकालिए, क्या निकालिए, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स जो है वो निकलेगा आपके पास 1 अपान क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके, और साथ में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है ना, तो ये फार्मूला है आपके पास। तो विच इम्प्लाइज आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू में 1 अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल दोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला, अभी निकाला है ना, ये दोबारा से लिखता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, विच इम्प्लाइज ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा आपके पास 1 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आया था, माइनस का 11 आया था, आप लिखोगे माइनस का 11 इन टू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, वो इस तरह से निकलेगा कि आपने क्या करना होता है, ये जो आपके पास डायगोनल वाइज जो आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, क्या बोलते हैं, इंटरचेंज करना होता है। क्या करना होता है, इंटरचेंज, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो कोई इंटरचेंज करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो 2 ही रहेगा। बट आपके पास जो दूसरे डायगोनल वाइज होते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, इधर है A1 2 और इधर क्या है A2 1, ठीक है, तो A1 2 जो है ये इधर माइनस और इधर भी माइनस आ जाएगा, अगर मतलब साइन चेंज करने होते हैं इनके। ठीक है, तो प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इधर आपके पास प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये आपके पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका एडजेसेंट आ गया। ठीक है, अब आपने एडजेसेंट तो निकाल दिया, और आपको पता है कि एज आपको पता है कि AX इक्वल टू में B है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, X निकालना है, तो X इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये जो A है उस साइड जाके A इनवर्स हो जाएगा, इनटू में क्या बन जाएगा B,
ठीक है, इंटू में क्या बन जाएगा b, विच इम्प्लाइज आपके पास क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी, -1/11 अभी निकाली आपने ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है, -1/11 इंटू में 2 -5 -3 2, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म्स होती है, तो b की वैल्यू क्या थी आपके पास, यहाँ पे फाइंड आउट करी थी आपने 1 और 7, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, ठीक, तो क्या कर दोगे आप लिखोगे 1 और 7, ठीक है जी। जब आप ये करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आपके पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास x और y यही है ना, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -1/11, ठीक है, इनटू में आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको, इसको और इसको, है ना, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू रो इंटू कॉलम होता है, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर बीच में क्या है -5 इंटू 2 के 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा, ठीक है, फिर इधर -3 इंटू -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और फिर 2 प्लस का 2 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे करा हमने कुछ नहीं करा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी, ठीक है, फिर बीच में -5 इंटू में इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो -5 इंटू 7 होता है -35, फिर आप नीचे आए तो -3 इंटू 1 किया तो आपने -3 लिख लिया, फिर आपके पास +2 इंटू +7 है तो +2 7 ज़ा 14 प्लस का 14 आ जाएगा, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा XY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास -1/11, और आपको यहाँ पे ध्यान दोगे अगर आप तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -35 + 2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, ये -33 -3 + 14 मीन्स +11, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं इसको क्या कर सकता हूँ, विच इम्प्लाइज मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि x अपान y नहीं है, यानी कि x और y जो है वो किसके बराबर हो सकता है आपके पास, वो हो सकता है इज इक्वल टू में अगर आप देखेंगे तो माइनस हटा देंगे, अगर हम हटा देंगे तो क्या रहेगा, मतलब सीधी सी बात है आपके पास ये हो जाएगा -1/11 मल्टीप्लाई बाय -33, ओके, और फिर इधर क्या हो जाएगा -1/11 मल्टीप्लाई बाय 11, ओके, यही चीज़ तो होगी आपके पास, ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा XY जो है, आगे लिखते हैं दोबारा से, ठीक है, जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा x और y वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास, पहले इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप देख रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 1 ज़ा 11 11 3 ज़ा 33 आ जाएगा, मीन्स प्लस का 3, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्लस का 3, उसके बाद माइनस ये रहेगा आपके पास 11 और 11 कट हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपके पास ये समझ आ चुकी होगी आपको कि कैसे निकाला आपने, तो विच इम्प्लाइज आपके पास x की वैल्यू जो हुई वो 3 आ गई एंड y की जो वैल्यू हुई वो -1 आ गया, ठीक है जी, समझ आ गई, क्या किया, सिंपल था, चलिए, तो ये आपके पास सॉल्यूशंस निकल गए, ये आपने सॉल्यूशंस निकाल लिए, ठीक है, पता लग गया जो हमने पीछे डिस्कस करी कंसेप्ट के बारे में, हमने क्या करना था, हमने फॉलो करना था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, जहाँ पे 2x + 5y इज इक्वल टू में 1 था, 3x + 2y इज इक्वल टू में 7 था, इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b में लिखा, जहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या निकली 2532 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जो वेरिएबल है आपके x और y है, और आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1 और 7, ठीक है जी। जब आपने ये चीज़ करी उसके बाद आपके पास क्या हुआ, आपने सबसे पहला स्टेप होता है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, ताकि वहाँ से पता चले कि आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपने क्या किया, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू किया 2532 इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से,
डायगनल वाइज, 2 2s are 4 माइनस 3 5s are 15, तो माइनस प्लस का 4 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 11 आया, जो आपके पास 0 के बराबर नहीं है। जब आपके पास डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं आता है तो वो आपके पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आपके पास वो मैट्रिक्स जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन रखता है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन रखता है, ठीक है, और कंसिस्टेंट होता है, ठीक है जी। तो देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है आपके पास, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेसेंट ऑफ ए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपने -11 निकाली थी, वो आपने यहाँ पे पुटअप कर दी। फिर वहाँ से आपके पास एडजेसेंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने आपको बोल दिया कि जो आपके पास मैट्रिक्स होता है उसको क्या करना होता है, जो आपके पास यहाँ से डायगोनल वाइज होता है उसको इंटरचेंज करना होता है। तो डायगोनल वाइज आपके पास क्या था, सेम ही आपके पास एलिमेंट से 2 2, तो आपने इंटरचेंज करने की कोई मतलब पड़ी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। फिर आपके पास जो इस तरह से डायगोनल वाइज होता है, इस डायगोनल वाइज को क्या कर देते हो, इनके साइन चेंज कर देते हो। अगर प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, और अगर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाता है। अगर इधर माइनस का 5 होता तो प्लस का 5 बन जाता है, ठीक है जी। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट कर दी है। फिर आपके पास एज ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो आपके पास एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स की वैल्यू -1/11 है, और बी की वैल्यू आपके पास आपने देखा था कांस्टेंट टर्म जो थी आपके पास वो 1 और 7 थी। जब अब आपने x, क्योंकि इस x जगह आपके पास x और y वैल्यू है, तो इक्वल टू में आपके पास -1/11 आ जाएगा। और जब आप क्या कर दोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपने क्या करना है, इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 × 1 करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, -5 × 7 करोगे तो आपके पास माइनस का 35 आ जाएगा। फिर आपके पास -3 × 1 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस में आपके पास 2 7 = 14 होता है। फिर आपने एक्स वाई इक्वल टू में करना -1/11, तो फिर आपके पास 2 - 35 इक्वल टू -33 हो जाएगा, -3 + 14 इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज आपके पास एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप -1/11 को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, -1/11 इस दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। -1/11 को मल्टीप्लाई किया -33 के साथ, -1/11 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ। तो आपके पास यहाँ से -1/11 और -33 जब आप कर रहे थे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 11 3 × 33 3 आ जाता है आपके पास, और यहाँ से 11 कैंसिल होकर -1 बचता है। तो आपके पास एक्स वाई की वैल्यू 3 और -1 बच गई। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, एक्स के सामने 3 है और वाई की वैल्यू आपके पास -1 होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। इसके बाद डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच।